जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए आज से जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम साइंस डिस्कस कर रहे थे। अब साइंस हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उसके लिए अब जो है साइंस में एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास रहेगी। ठीक है, तो आइए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो आज हम जैसा कि आपको बताया कि इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास की अगर हम बात करते हैं ना साथियों, तो इतिहास आपको दो तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एमपी पटवारी के अंदर या किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो इतिहास का जो सिनेरियो है वो टू टाइप्स का है, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, एक आपको जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगी? वर्ल्ड हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। और एक आपको इंडियन हिस्ट्री जो है वो देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? कौन सी हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी साथियों? एक आपको इंडियन हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरे साथियों जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ना के बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना ज़्यादा ब्रीफ में तो डिस्कस कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो ना के बराबर आते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इंडियन हिस्ट्री के अंदर से बन जाते हैं। क्लियर? ठीक है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पर अटेंड सभी बच्चों पर एक साथ बन जाए। क्लियर है? लेकिन एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो है सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो आपको कमांड इंडियन हिस्ट्री पर करना है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडियन हिस्ट्री से ही आपका क्वेश्चन आ जाता है। और इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के जो है वो आपको तीन जो है वो पार्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है? कितने पार्ट देखने के लिए मिलते हैं साथियों? थ्री पार्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें पहला पार्ट आप बात करेंगे तो ये होता है आपका प्राचीन भारत। क्या होता है? प्राचीन भारत। ठीक है, और दूसरा देखेंगे तो मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और थर्ड अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आधुनिक भारत। ठीक है साथियों, क्लियर? क्या आ जाता है? आधुनिक भारत। राइट। तो आपको जो है वो इंडियन हिस्ट्री जो है वो थ्री टाइप से देखने के लिए मिलेगी। इसके तीन भाग हैं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक भारत। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की शुरुआत कब से मिलेगी? सभ्यताओं की शुरुआत से। सभ्यताओं के विकास के साथ आपको प्राचीन भारत जो है पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा जब आप प्राचीन भारत पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आपको सभ्यताओं का विकास धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सभ्यताओं के विकास के साथ ही आप प्राचीन भारत की शुरुआत मान लेते हैं। राइट। और ये जो है वो कब तक चलता है? जब तक आपका भारत में क्या नहीं अटैक स्टार्ट हो जाता, जब तक मुस्लिम अटैक भारत में स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, अब मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से मानेंगे? जब से मुस्लिम आक्रमण के साथ, मुस्लिम आक्रमण के साथ आप जो है वो मध्यकालीन भारत की शुरुआत मान लेते हैं। क्लियर? एंड थर्ड फाइनली यहाँ पर हम आधुनिक भारत में बात करें तो आधुनिक भारत की शुरुआत हम मानते हैं किससे? यूरोपीय कंपनियों कंपनियों के आगमन के साथ हम मान लेते हैं कि भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री को जो है डिवाइड कर रखा है। कैसे कि जैसे ही मानव जो है मानव के जीवन की शुरुआत होती है, जब वो जंगलों में रहता है, जंगलों से वो सब जब धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास करता है, तो उसी के साथ हम भारत में प्राचीन भारत की शुरुआत मानते हैं। लेकिन जब भारत में सबसे पहली बार मुस्लिम आक्रमण देखने के लिए मिलता है, वैसे ही हम मानते हैं कि भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो गई है। और जैसे ही भारत में यूरोपीज कंपनी है, या आप बोल सकते हैं विदेशी कंपनी, यूरोपीज कंपनी की जगह आप लिख लीजिए विदेशी कंपनी, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यूरोपीय कंपनी की जगह आप क्या लिख लीजिए? विदेशी कंपनी। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो विदेशी कंपनियों के आगमन के साथ ही हम ये मानते हैं कि भारत में जो है वो क्या, भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई है। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट। तो इसको आप फटाफट अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए
और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए, जब हम भारत की इतिहास की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत का नामकरण भी होगा। भारत का नामकरण, अब भारत का नामकरण कितने तरीके से हुआ है वो भी जरा देखिए। देखिए भारत का जो नामकरण है ना वो तीन है, एक, दो, तीन। ठीक है, भारत को पहली बार पहले बोला गया भारतवर्ष। क्या बोला गया? भारतवर्ष। फिर जो है वो भारत को बोला गया क्या? इंडिया। और भारत को और क्या बोला जाता है? भारत को बोला जाता है हिंदुस्तान। ठीक है, भारत को इन तीन नामों से जो है जाना जाता है। तो भारत का जो नामकरण है वो तीन तरीके से किया गया है। एक बार बोला गया है भारतवर्ष, एक बार बोला गया है इंडिया, एक बार बोला गया है हिंदुस्तान। ठीक है, ये जो आपको भारतवर्ष नाम जो मिलता है ना, ये आपको मिलेगा महाकाव्य और पुराणों के अंदर। कहाँ पर मिलेगा साथियों? ये मिलेगा आपको महाकाव्य और पुराणों के अंदर, राइट। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो इंडिया शब्द है ना ये आया है यूनान से। कहाँ से आया है? यूनान से। तो इस वजह से ये जो इंडिया शब्द है वो किसने दिया है? ये इंडिया शब्द दिया है यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों द्वारा क्या दिया गया है? इंडिया शब्द को दिया गया है। क्लियर है? अब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ये जो शब्द है ना ये मुस्लिम इतिहासकारों से निकल कर आया है। कहाँ से आया है ये शब्द? ये शब्द निकल कर आया है मुस्लिम इतिहासकारों से। क्लियर है? यहाँ पे आपको तीन चीजें समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आ रहा है कि भारत का नामकरण कैसे हुआ है? भारत का नामकरण भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान तीन चीजों पे आपको देखने के लिए मिलता है। भारतवर्ष जो नाम मिला है ना ये आपको महाकाव्य और पुराणों से मिला है। इसके अलावा जो इंडिया शब्द है ये यूनानियों ने दिया है और हिंदुस्तान जो शब्द है वो मुस्लिम इतिहासकारों से निकल कर आया है। क्लियर? चलिए, ये भारत का नामकरण हो गया। अब नामकरण हुआ है तो नामकरण होने के बाद इतिहास को जानने के स्रोत पे आते हैं हम। किस पे? इतिहास को जानने के स्रोत। लेकिन कौन से इतिहास को जानेंगे हम? विश्व इतिहास को या भारत को? तो जाहिर सी बात है भारत को। तो लिखिए भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, आप भारत के इतिहास को कितनी तरीके से जान सकते हैं? तो देखिए भारत के इतिहास को हम टोटल चार तरीके से जान सकते हैं। क्लियर? भारत के इतिहास को हम कितनी तरीके से जान सकते हैं साथियों? तो भारत के इतिहास को हम चार तरीके से जान सकते हैं। क्लियर? नोट हो गया? अब देखिए वो चार तरीके हैं कौन कौन से, जरा देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा और कौन सा? चौथा। ठीक है, तो भारत के इतिहास को जानने के ये चार सोर्स हैं। पहला सोर्स धर्म ग्रंथ है, राइट। पहला सोर्स क्या है साथियों? पहला सोर्स है आपका धर्म ग्रंथ। क्लियर है? पहला सोर्स क्या है आपका? धर्म ग्रंथ। क्लियर है? जस्ट 1 मिनट। पहला सोर्स क्या है आपका साथियों? धर्म ग्रंथ हो गया। एंड सेकंड, सेकंड जो सोर्स है इतिहास को जानने का वो है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, राइट। क्या है आपका? ऐतिहासिक ग्रंथ। क्लियर है? थर्ड की अगर हम बात करें साथियों इतिहास को जानने की सोर्सेस में, तो तीसरा आपका है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, राइट। ये हमारा क्या है साथियों? ये तीसरा तरीका है इतिहास को जानने का। क्लियर? एंड लास्ट फाइनली बात करते हैं तो हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य ये हमारा चौथा तरीका है जिसके माध्यम से हम जो है वो इतिहास को जान सकते हैं। क्लियर है? कितने तरीके हमने डिस्कस करे आपके साथ इतिहास को जानने के? चार तरीके डिस्कस करे हैं। कौन कौन से हैं जरा दोबारा से प्रोनाउंस करिए। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर? तो अब हम इन सभी को बारी बारी से कैटेगराइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन सभी को हम कैटेगराइज करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? धर्म ग्रंथ की। किसकी बात करते हैं? धर्म ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करेंगे जरा देखिए। हाँ, 1 मिनट इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म ग्रंथ को हम कैसे डिस्कस करते हैं देखिए। धर्म ग्रंथ के अंदर आप वेदों को शामिल करेंगे।
राइट। धर्म ग्रंथ के अंदर आप उपनिषदों को शामिल करेंगे, राइट। उपनिषद हो गए। थर्ड, आप धर्म ग्रंथ के अंदर पुराणों को इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? पुराणों को इंक्लूड करेंगे। आप धर्म ग्रंथ के अंदर जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों को भी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर साथियों हम स्मृति ग्रंथों को भी इंक्लूड करेंगे। किसको? स्मृति ग्रंथों को इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर हम साथियों इंक्लूड करेंगे किसको? हम इसमें इंक्लूड करेंगे आरण्यक को। किसको? आरण्यक को इंक्लूड करेंगे। और हम इसमें जो है वो साथियों धर्म सूत्रों को इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? धर्म सूत्रों को जो है वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्लियर। और आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो इसके अंदर हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्लियर। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ठीक है, क्लियर। बौद्ध साहित्य, राइट, ठीक है। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ हो गए, क्लियर है साथियों। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक, धर्म सूत्र, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य जो है वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने अब बैक में जाएं तो हमने यहाँ पर देखो सबसे पहले धर्म ग्रंथ की बात करी थी आपके साथ कि आपका इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? धर्म ग्रंथ है। फिर उसके बाद ये नीचे के पैरेलल और हैं जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में देखा कि ये हमारे धर्म ग्रंथ हमारे सामने हैं, कौन कौन से हैं? वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक, धर्म सूत्र, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो हम क्या करते हैं साथियों, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में तो बाद में जानेंगे, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, स्मृति, आरण्यक, धर्मसूत्र, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये सभी का ये जो है वो सभी के सभी क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम वेदों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर हम बाकी इनको डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे आप? क्या? वेद, ठीक है। हेडिंग में क्या डालेंगे? वेद, राइट, क्लियर। तो देखिए वेदों के बारे में एक पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए वेदों के बारे में, सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ, राइट, सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गए या सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ बोल दीजिए। इसके संकलनकर्ता की अगर हम बात करें, लिखिए संकलनकर्ता, संकलनकर्ता है इसके महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जी जो हैं वो इसके कौन है? इसके संकलन करता है, क्लियर है। अब वेदों की संख्या की बात आती है साथियों, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है कितनी? 4, क्लियर। वेदों की संख्या कितनी है साथियों? वेदों की संख्या है 4, ठीक है। अब ये 4 वेद कौन कौन से हैं जरा देखिए, पहला वेद, दूसरा वेद, तीसरा वेद और चौथा वेद, ठीक है। ये साथियों क्या है? 4 वेद हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला ऋग्वेद। आपको देखो इसी क्रम में चीजें याद रखना है, जो वेद है ना, वेदों का क्रम इसी क्रम में याद रखना है जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, ठीक है, फिर सामवेद, फिर कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगा यजुर्वेद, राइट, यजुर्वेद, फिर आ जाएगा आपका कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है, क्लियर। तो आपको वेदों का क्रम जो है वो इसी प्रकार से याद रखना है, क्लियर। वेदों का क्रम कैसा होगा? जरा यहाँ से यहाँ देखिए जरा, वेदों का क्रम, राइट, वेदों का क्रम, वेदों का क्रम कैसे होगा? सबसे पहले आपका होगा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के बाद आएगा आपका सामवेद, ठीक है, सामवेद के बाद आएगा यजुर्वेद, राइट, और यजुर्वेद के बाद आएगा आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो आपको क्या बताया हमने कि आपको वेदों का क्रम जो है वो इसी टाइप से याद रखना है, क्लियर है। तो यही क्रम रहेगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ऋग्वेद नजर आ रहा है, फिर अंत में आपको अथर्ववेद समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे लिखेंगे
हमने क्या देखा, हमने 2 पॉइंट्स नोटिस करे। सबसे पहले आपको ऋग्वेद नजर आया और सबसे लास्ट में आपको अथर्ववेद जो है वो नजर आया। ठीक है, क्या नजर आया? अथर्ववेद जो है वो नजर आया। क्लियर है, ये दो ही चीजें नजर आई। तो देखिए ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्या होगा, आपको ऋग्वेद सबसे पहले नजर आया, इट मीन्स सबसे प्राचीन वेद हो गया। क्या हो गया? प्राचीन वेद हो गया। ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट में नजर आया, मतलब नया वेद हो गया, सबसे नया वेद हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ऋग्वेद क्या हो गया साथियों? ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद हो गया और अथर्ववेद जो है वो क्या हो गया? सबसे नया वेद हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब जितने भी वेद हमने लिखे हुए हैं उन सभी को बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऋग्वेद को डिस्कस करेंगे। क्लियर, सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं हम? ऋग्वेद को डिस्कस करते हैं। क्लियर है, तो इसके बारे में कहा जाता है ऋग्वेद के बारे में कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ज्ञान को या क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को लिख लीजिए, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। ठीक है, क्लियर। इस ऋग्वेद के अंदर साथियों, इस ऋग्वेद के अंदर आपको काफी सारी चीजें, देखो ऋग्वेद का विभाजन देखें अगर हम, ऋग्वेद का विभाजन अगर हम देखना चाहें तो ऋग्वेद के अंदर आपको जो है वो 1028 जो है वो सूक्त मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 1028 सूक्त मिलेंगे। ठीक है, ये जो 1028 सूक्त हैं इनको टोटल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। और इसके अंदर आपको जो है वो 10,462 जो है वो ऋचाएँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 10,462 ऋचाएँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। किसके अंदर साथियों? वो मिलेंगी आपको ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला एक विशेष व्यक्ति होगा। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला एक विशेष व्यक्ति होगा जिसको कहा क्या बोला जाएगा? होत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, नोट डाल के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? ऋग्वेद को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले, पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? होत्र कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। इतना आपको समझ में आया कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को जो है वो क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं, ऋग्वेद का विभाजन आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए जरा आगे। देखिए ऋग्वेद जो है ना एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, कैसा ग्रंथ है? एक प्राचीन ग्रंथ है। तो जाहिर सी बात है ऋग्वेद जो है, लिखिए ऋग्वेद जो है ना आर्यों के टाइम पे लिखा गया। तो इसमें लिख सकते हैं आप, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास का जिक्र। ठीक है, आपको ऋग्वेद के अंदर आपको आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास का जिक्र देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण मंडल की बात करते हैं हम। जैसे महत्वपूर्ण मंडल जो हैं इसके अंदर उनको देख लीजिए, जो कि एग्जाम में आपके जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। जहाँ से ऋग्वेद के जो मंडल हैं, आपने देखा ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल देखे थे आपने? ऋग्वेद में टोटल आपने 10 मंडल देखे थे, यही बताया था आपको। देखो बैक में जाके देखिए, ऋग्वेद में आपको कितने मंडल बताए हुए हैं? हमने टोटल 10 मंडल जो है वो बताए हुए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको तीसरा मंडल याद रखना है। कौन सा मंडल याद रखना है? तीसरा मंडल याद रखना है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है वो हम याद देख बताते हैं अभी। सेकंड आपको जो है वो आठवां मंडल याद रखना है। कौन सा याद रखना है? आठवां मंडल जो है वो याद रखना है। क्लियर, कौन सा मंडल याद रखेंगे आप? आठवां मंडल याद रखेंगे। एंड थर्ड आप क्या याद रखेंगे? नौवां मंडल याद रखेंगे। कौन सा मंडल याद रखेंगे? नौवां मंडल आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? 10वें मंडल पर। ठीक है, इतने मंडल आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी चीज़ें क्या क्या हैं?
देखिए तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र। ठीक है, क्या है तीसरे मंडल? तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। ठीक है, आठवें मंडल में क्या है? आठवें मंडल में खिल है। क्या है? खिल। ठीक है, अब खिल होती क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। नौवें मंडल, जो नौवा मंडल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये जो है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित, राइट। ठीक है, और 10वें मंडल की हम बात करें तो इसमें जो है वो 4 वर्णों का जिक्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए जरा यहाँ पे कुछ चीज़ अंडरलाइन करिए जिनके बारे में स्पेशली डिस्कस करना है। देखो जैसे यहाँ पे गायत्री मंत्र है, यहाँ पर खिल है, और यहाँ पर 4 वर्ण है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए जरा मेरे साथियों, ये जो गायत्री मंत्र है ये लिखा था किसने? ये लिखा था विश्वामित्र जी ने। किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने। ठीक है, मित्र जी ने लिखा। क्लियर? गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र जी ने लिखा। इसके अलावा जो खिल है ना वो हस्तलिखित ऋचाएं होती हैं। क्या होती हैं? हस्तलिखित ऋचाएं। ठीक है, जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको जो है वो साथियों क्या बोला गया है? उनको खिल बोला गया है। ठीक है, अब बात आती है 4 वर्ण की। तो 4 वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये 4 वर्ण हैं, और 4 वर्ण कौन कौन से हैं जरा देखिए। सबसे पहले क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य, एंड फाइनली शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नोट डाल के लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? जरा आगे आ जाइए, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट में आप लिख लीजिए यहाँ वर्ण व्यवस्था का आधार, यहाँ वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार था यहाँ पे कर्म। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? यहाँ पे कर्म था। ठीक है, आप जिस तरीके का कर्म करेंगे वैसा आपको जो है वो वर्ण मिल जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, वर्ण की बात कर रहे थे ना। वर्ण 4 वर्ण वर्ण जो हमने डिस्कस कर लिए थे। क्लियर? 4 ही वर्ण बताए थे आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 वर्ण कौन कौन से बताए थे आपको? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। राइट, ये 4 वर्ण बताए थे आपको। क्लियर? अब देखिए क्षत्रिय जो वर्ण था वो किसको दिया जाता था? जो कि क्या करता था? कबीले की रक्षा करता था। जो भी व्यक्ति कबीले की रक्षा करेगा, कबीले की रक्षा करेगा, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था क्षत्रिय। ठीक है, क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने जो है किसी विशेष व्यक्ति के घर जन्म लिया, आपने क्षत्रिय के घर जन्म लिया तो आप क्षत्रिय होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आपका कर्म जो होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका वर्ण कौन सा होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है वो वर्ण व्यवस्था साथियों वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे वैसा आपको क्या मिलेगा? आपको वर्ण मिलेगा। ठीक है, ब्राह्मण की हम बात करें तो जो भी पूजा पाठ करेगा, क्या करेगा? पूजा पाठ करेगा, और वह क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा साथियों? मार्गदर्शन करेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? वैश्य की हम बात करें तो जो भी व्यापार करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका वैश्य। ठीक है, और शूद्र क्या कहलाएगा? जो इन तीनों वर्णों की क्या करेगा? सेवा करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा साथियों? वो कहलाएगा आपका शूद्र। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट है इतने में? ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा नहीं। क्या बोला हमने? क्षत्रिय वर्ण किसको मिलेगा? जो कबीले की रक्षा करेगा। जो पूजा पाठ करेगा उसको कौन सा वर्ण मिलेगा? ब्राह्मण वर्ण मिलेगा। जो व्यापार करेगा उसको कौन सा वर्ण मिलेगा? वैश्य वर्ण मिलेगा। और जो इन तीनों की सेवा करेगा उसको शूद्र वर्ण मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कर्म आधारित थी, ना कि जाति आधारित। ठीक है, आगे चल के जो है वो जाति आधारित हो जाती है, तो उसके बारे में भी हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आपको देखो बार बार ऋचाओं का वर्ड मिल रहा था।
ऋचा शब्द का यूज हो रहा था। देखिए यहाँ पर कितनी है, 10,462 ऋचाएं आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। क्लियर, यही आपको यहाँ पर डिस्कस किया था हमने। तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर जो ऋचाएं हैं ना, इसमें कुछ ऋचाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं? इन 10,462 में से देखिए कुछ ऋचाएं जो है वो किसको, अग्नि देवता को समर्पित हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऋचाएं जो है वो किसको समर्पित हैं, इंद्र देवता को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? इंद्र देवता को समर्पित हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप स्पेशली याद रखेंगे। ठीक है, अग्नि देवता को जो समर्पित हैं, ऋचाएं जो समर्पित हैं, उनकी संख्या है आपकी 200। कितनी है? 200। और जो इंद्र देवता को समर्पित है उनकी संख्या है कितनी? 250। ठीक है, क्लियर, इतना आपको समझ में आया कि ऋचाओं में 10,462 ऋचाओं में कुछ ऋचाएं अग्नि को समर्पित हैं और कुछ ऋचाएं इंद्र देवता को समर्पित हैं। तो उन्हीं में से हमने बताया है कि 200 ऋचाएं किसको समर्पित होंगी? 200 ऋचाएं समर्पित हैं अग्नि देवता को और 250 ऋचाएं समर्पित हैं इंद्र देवता को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो अब हम आगे आ जाएं। अब देखिए जरा साथियों, हम अब बात करते हैं किसकी, सामवेद की। किसकी बात करते हैं? सेकंड वेद की, जिसका नाम क्या है? सामवेद। हमने बताया था इनका क्रम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, सामवेद की अगर हम बात करें साथियों, तो इसको जो है साथियों, ये क्या है एक्चुअली में, गाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं गाया जाने वाला वेद, गाया जाने वाला वेद, राइट। जिस कारण इस वेद को जो है साथियों क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, संगीत का जनक किसको माना जाता है साथियों? वो माना जाता है साम वेद को। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसी प्रकार सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पढ़ने वाला ऋषि, जो इसको पढ़ने वाला ऋषि होगा साथियों, उसको बोला जाता है उद्रात। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है उद्रात। ठीक है, क्लियर, आगे आपको समझ में, ये तीन ही पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए तो हम आगे की तरफ चल सकते हैं क्या? हम अब जो है वो किसमें, यजुर्वेद पे आ जाते हैं। और देखिए थर्ड जो हमारा वेद रहेगा वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। क्लियर है मेरे साथियों, तीसरा कौन सा वेद है हमारा? यजुर्वेद है। तो जरा इसके बारे में लिखिए। यजुर्वेद है ना साथियों, इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? दो भाग हैं। और दो भाग कौन कौन से, जरा देखिए। पहला भाग जो है ना साथियों, ये है कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। और इसका जो दूसरा भाग है ना साथियों, वो है आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा वेद है वो? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इस वेद की एक खासियत ये है कि आपने देखा कि साम वेद कैसा है, गाया जाने वाला वेद है। ये एक ऐसा वेद है जो कि गद्य व पद्य, ठीक, गद्य व पद्य दोनों में रचित। ठीक है, ये जो यजुर्वेद है ना साथियों, ये दोनों में रचित है, गद्य में भी रचित है और पद्य में भी रचित है। ठीक है, अब मेरे साथियों आगे की हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। तो यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है वैदिक कर्मकांड। ठीक है, तो वैदिक कर्म कांडों से संकलित। ठीक है, इसके अंदर क्या है साथियों? इसके अंदर जो है वो वैदिक कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। क्लियर, तो ये हमारा यजुर्वेद हो गया। अब हम अंतिम वेद पर आ जाते हैं, और अंतिम वेद कौन सा है हमारा? अथर्ववेद है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, तो अथर्ववेद के बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। आपको पता है कि ये अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सबसे नया वेद, राइट, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं आपके साथ। अब देखिए साथियों, ये जो है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, वशीकरण, और जो है वो औषधि अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, राइट,
इसके अलावा तंत्र मंत्र, इनका जिक्र मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अंधविश्वास, राइट। तो कहा जाता है कि अथर्ववेद के अंदर जो है वो इतने जादू टोना, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, और तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें दो नाम मिलते हैं, दो संस्थाओं, एक इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, वो आपको याद रखना है। कौन कौन सी? इसमें एक नाम जो है वो सभा का मिलता है, और एक नाम जो है वो इसमें जो है वो समिति का मिलता है। ठीक है, किसका नाम मिलता है? एक नाम इसमें सभा का मिलता है और एक नाम इसमें समिति का मिलता है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो प्रजापति की पुत्रियां हैं। ठीक है, क्या माना जाता है? कि ये प्रजापति की पुत्रियां हैं। ठीक है, क्लियर है। इनके बारे में क्या कहा जाता है साथियों? कि ये जो है वो किसकी हैं? प्रजापति की पुत्रियां हैं। ठीक है, क्लियर। और हाँ, लास्ट पॉइंट अपना रह गया, अथर्ववेद के बारे में माना जाता है कि इसको अथर्वा ऋषि ने लिखा है। क्लियर, किसने लिखा है इसको? अथर्वा ऋषि ने लिखा है। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों, आपको इतना समझ में आया? तो ये जो था हमारा क्या था? अथर्ववेद था। ठीक है, तो अथर्ववेद के बारे में आपको समझ में आ गया, राइट, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि अथर्ववेद में क्या है कि नया वेद है, जादू टोना, वशीकरण, औषधि अनुसंधान, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें सभा और सभापति का जिक्र मिलता है। ये माना जाता है कि ये प्रजापति की पुत्रियां हैं, और अथर्वा ऋषि ने इसको जो है वो लिखा है। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आज का ये टॉपिक, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही काफ़ी है, राइट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो अगली चीज़ डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे बताया भी था कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले वेद था, तो वेद तो डिस्कस कर लिया। अब हमारा सेकंड क्या रहने वाला है? सेकंड हमारा जो है वो उपनिषद जो है वो रहने वाला है। तो हम सेकंड में क्या उपनिषद डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों, आगे आपको समझ में इतना? तो उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।